प्लेटफॉर्म पर आप सभी प्रतिभागियों का हर रोज की भांति एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, विगत 23 तारीख से 23 जून से आयोजित संगणक के सिलेबस को ऑनलाइन प्रस्तुत करते समय जो मैंने आपको कमिटमेंट और प्रॉमिस किया था, उसके अकॉर्डिंग आज की क्लास में अर्थशास्त्र और सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक, जिसमें इकोनॉमिक्स का तो है लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, जो पर्टिकुलर संगणक के एग्जाम के लिए खासा महत्व रखता है, और भी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे सेकंड ग्रेड वगैरह है, उनमें भी यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और स्टैटिस्टिक्स में जो टॉपिक आज हम शेयर करेंगे वो है समंकों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटाज। तो एक बार पुनः है आप सभी को संगणक की एग्जाम में अग्रिम सिलेक्शन की बधाई देते हुए मैं इस मंच से आपका स्वागत करते हुए आज की टेस्ट श्रृंखला को शुरू कर रहा हूं, जबकि ये दोनों पेपर आपको आपके ऐप पर अपलोड कर दिए थे। अनिशा, रितु, सोनू, सभी को नमस्कार। और 1 बाय 1 साथ साथ में आप इनका जो आंसर है वो भी देने की कोशिश करते रहें। और मैं समय जाया किए बिना आज की सीरीज में पहला क्वेश्चन, जो पहले हम बात करेंगे सांख्यिकी के क्वेश्चन की, उसके बाद में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। राकेश, आप सभी का स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, सांख्यिकी विश्लेषण की रीति कौन सी है? सांख्यिकी विश्लेषण की रीति कौन सी है? तो दोस्तों, एक तो है सांख्यिकी विश्लेषण, सांख्यिकी विश्लेषण, एक तो है सांख्यिकी विश्लेषण और एक है सांख्यिकीय समंकों का प्रस्तुतिकरण। तो दोस्तों, प्रस्तुतिकरण से पूर्व की सारी प्रक्रिया आप पढ़ चुके हैं, और स्टैटिकल डाटाज को प्रेजेंट करने का जो तरीका है उसमें एक तरीका तो है आपका सारणियन टेबुलेशन, एक तरीका है आपका चित्र डायग्राम, और एक तरीका है आपका बिंदु चित्र यानी ग्राफ। तो इन तीन तरीकों से सांख्यिकी के जो डाटाज हैं उनको प्रस्तुत किया जाता है। और विश्लेषण की एक रीति है वो है वर्गीकरण। विश्लेषण की एक रीति कौन सी है? वर्गीकरण। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो सांख्यिकी समंकों को आसान बनाने के लिए और उनका संक्षिप्तीकरण करने के लिए हम वर्गीकरण और सारणियन के रूप में इसका अध्ययन करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वर्गीकरण। रितु, आपका जवाब सही है। भरत, आप गलत हो। अनिशा, आप भी सही हो। नंबर 2, वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? तो दोस्तों, सबसे पहला स्टेप क्या है? समंकों में पहला चरण तो होता है, मैं यहां लिखता हूं, सांख्यिकी तथ्यों का समंकों में परिवर्तन। समंकों में परिवर्तन करने के बाद हम समंकों का करते हैं संग्रहण आप पढ़ चुके। संग्रहण करने के बाद हम करते हैं समंकों का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, और वर्गीकरण के बाद हम करते हैं समंकों का प्रस्तुतिकरण, और प्रस्तुतिकरण का पहला चरण है सारणियन। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन रिवर्स है। क्वेश्चन में है वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? वर्गीकरण सारणियन का कौन सा चरण है? तो वर्गीकरण सारणियन का जस्ट पहले वाला यानी पहला चरण है। तो इसका आपका राइट आंसर है रूपाली, आप सभी है। स्मृति, नमस्कार, शायद आप फर्स्ट टाइम हो। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। वर्गीकरण
सारणीयन से जस्ट पहले किया जाता है। वर्गीकरण के आधार पर सारणी बनती है, सारणी के आधार पर चित्र बनता है, और चित्र का अध्ययन करने के जो तरीके हैं उनके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष। सोनू आप गलत हो, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। टू बी नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न, एक वर्ग का मध्य बिंदु निम्न प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको सांख्य की श्रेणियां बताई थी। सांख्य की श्रेणियों में एक तो होती है खंडित श्रेणी, एक होती है व्यक्तिगत श्रेणी और एक होती है सतत श्रेणी। तो सांख्य की श्रेणियों में एक तो व्यक्तिगत श्रेणी बताई थी, व्यक्तिगत श्रेणी, एक आपको बताई थी खंडित श्रेणी, और एक आपको बताई थी अखंडित या सतत श्रेणी। और सतत श्रेणी का प्रारूप होता है क्वेश्चन वर्गांतर में लिखा जाता है, यानी सांख्य की समंकों का जो निर्वचन या प्रस्तुतिकरण है उसको वर्गांतर में कन्वर्ट करें। जैसे छात्रों के प्राप्तांक 0 से 10, 10 से 20, तो इसकी मिड वैल्यू कैसे ज्ञात होती है? तो इसकी मिड वैल्यू ज्ञात करने का तरीका क्या है? L1 प्लस, यानी L1 मिड वैल्यू बराबर L1 प्लस L2 अपॉन 2, L1 प्लस L2 अपॉन 2। तो इस आधार पर अपर सीमा यानी ऊपरी सीमा, अधर सीमा यानी निचली सीमा को जोड़कर गलत बात है। अपर सीमा में अधर सीमा को घटाकर, यह भी गलत बात है। अपर और अधर सीमा के अंतर में 2 का भाग देकर नहीं, दोनों को जोड़कर 2 का भाग देकर। आप सभी का प्रत्युत्तर इसका राइट है। 4 स्मृति, अनीसा आप सभी सही हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 4। टू बी नेक्स्ट, निम्न में से खंडित श्रेणी नहीं है। बढ़िया बात है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से खंडित श्रेणी नहीं है। खंडित श्रेणी नहीं है मतलब कोई दूसरी श्रेणी दी हुई होगी, जैसे एक पुस्तक के पृष्ठों की संख्या, एक घर में मकानों की संख्या, एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई और एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या। तो दोस्तों मैंने आपको सांख्यिकी में 2 प्रकार के तथ्य बताए थे। एक तो है अंकात्मक तथ्य, या जिसको संख्यात्मक भी बोलते हैं, और एक है गुणात्मक रीति। संख्यात्मक रीति और गुणात्मक रीति, यानी समंकों का वर्गीकरण की जो रीतियां हैं वो 2 हैं, गुणात्मक और अंकात्मक। तो कोई भी जो तथ्य होता है उसमें कोई ना कोई गुण होता है, और उस विधि को बोलते हैं गुणात्मक। और सांख्यिकी में गुण किसको बोलते हैं? जैसे कोई भी घटना, कोई भी बात, जैसे वैवाहिक स्थिति, रोजगार की स्थिति इत्यादि इत्यादि, किसी भी बात को लेकर जो सामान्य बात होती है वो तथ्य है, और जिसको डाटा में कन्वर्ट किया जा सके, डाटा में आंकलित किया जा सके, वो होगा संख्यात्मक या अंकात्मक। तो इस दृष्टिकोण से एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई इंडिविजुअल होती है, एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई इंडिविजुअल होती है, यानी ये जो बात है ये व्यक्तिगत श्रेणी है। कौन सी है? व्यक्तिगत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी वह श्रेणी होती है जिसमें प्रत्येक पदमूल्य को इंडिविजुअल वेटेज दिया जाता है। तो इस दृष्टिकोण से एक घर में कमरों की संख्या, एक पुस्तकालय में पृष्ठों की संख्या एकक है, एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, और एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? ऊंचाई एक अंक होगी, अंकात्मक वर्गीकरण। तो ये खंडित श्रेणी नहीं है, ये है आपकी व्यक्तिगत श्रेणी, और नहीं पूछा है इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। भरत आप सही हैं, विजेंद्र आप भी सही हैं, अनीसा आप यहां पर थोड़ा गलत है अगर इस क्वेश्चन का आपने जवाब ये बताया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्विचर आवर्ती, ये कंटन गलत लिखा हुआ है, बंटन। तो पहली बात तो ये आवर्ती बंटन का मतलब क्या होता है? जब पदमूल्य की आवृत्ति उसके साथ में लिखी जाती है या बांटी जाती है तो उसको
आवर्ती बंटन बोलते हैं। और इसका सीधा सा तरीका क्या है, समंक श्रेणी में कोई पद जितनी बार रिपीट होता है उसके लिए एक एक लाइन लिखते हैं और फिर उनकी संख्या जोड़ देते हैं, तो वो आवर्ती बंटन है। और इसमें लिखा हुआ है द्विचर, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। द्विचर का मतलब वेरिएबल्स दो हैं, वेरिएबल्स दो हैं, तो एक द्विचर आवर्ती बंटन में चरों की संख्या कितनी होती है, तो दो ही होती है। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। द्विचर आवर्ती का मतलब जिसमें चरों की संख्या दो होती है, और चर का मतलब जिसमें परिवर्तनशीलता का गुण पाया जाता है। पूरे डिटेल में ये बात अपनी हुई भी थी। टू बी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, एक अविच्छिन्न आवर्ती। अविच्छिन्न आवर्ती का मतलब क्या होता है, तो देखिए खंडित को तो क्या बोलते हैं, खंडित को तो बोलते हैं विच्छिन्न, ये इसका उपनाम भी है। और अखंडित को क्या बोलते हैं, अखंडित को क्या बोलते हैं, अविच्छिन्न, अविच्छिन्न श्रेणी। और एक आपकी होती है व्यक्तिगत श्रेणी। तो सांख्यिकी में जो समंक श्रेणी होती है वो तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिगत, खंडित और अखंडित। अखंडित को एक उपनाम से और जानते हैं जिसका नाम है सतत श्रेणी। तो सतत श्रेणी कह दो, चाहे अखंडित श्रेणी कह दो, और चाहे अविच्छिन्न श्रेणी कह दो। तो अखंडित का मतलब क्या है, सर ए होगा समान वर्गांतर में, बिल्कुल सही बात है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी ये जो गैप है। और एक तरीका ये हो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। तो ऐसी स्थिति में इन वर्ग अंतरालों में, यानी इस वर्गांतर में और इस वर्गांतर में एक एक का गैप है, और ये गैप सांख्यिकी विधियों में नहीं होना चाहिए। तो एक अविच्छिन्न आवर्ती या सतत आवर्ती बंटन की रचना निम्न वर्गांतर के अनुसार करनी चाहिए ताकि अध्ययन से प्राप्त रिजल्ट अधिक ऑथेंटिक हो, कोई भ्रांति ना हो। तो इसके लिए इसको बोलते हैं समान वर्गांतर। क्या विशेषता होनी चाहिए, समान वर्गांतर। और इसको क्या बोलते हैं, इसको खुले सिरे वाली, इसको इसको नहीं बोलते, जिसमें प्राथमिक और लास्ट का अपर्याप्त सूचना दी जाती है। तो समान वर्गांतर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही होगा। आप सभी सही हैं, भरत, अनीसा, स्मृति, आप सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्थान विशेष की जनसंख्या का लिंग और साक्षरता के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या कहलाएगा। लिंग और साक्षरता के आधार पर किया गया वर्गीकरण क्या कहलाएगा। तो द्वंद्वभाजक वर्गीकरण तो क्या होता है, द्वंद्वभाजक में तो क्या होता है, गुण एक ही होता है और उस गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। द्वंद्वभाजक का मतलब दो भाजन किसके, एक ही गुण के, और यहां पर गुण कितने हैं, दो, एक तो लिंग है, एक साक्षरता है। ऐसा कितने भी हो सकता है, ऐसा कितने भी गुण हो सकते हैं, जैसे लिंग, साक्षरता, आयु वगैरह वगैरह। तो ऐसी स्थिति में इस आवर्ती को बोलते हैं बहुगुणी। क्या बोलते हैं, बहुगुणी। तो द्वंद्वभाजक और बहुगुणी दो आपको पढ़ाई थी, और इसमें गुण दो दिए गए, एक तो लिंग और एक साक्षरता। तो इसका संख्यात्मक वर्गीकरण न होकर लिंग और साक्षरता, ये संख्यात्मक का है मेरे भाई, ये तो गुणात्मक है। ये तो क्या है, गुणात्मक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बहुगुणी वर्गीकरण है। वर्गीकरण पूछा है, वर्गीकरण पूछा है, तो गुण यहां पर दो हैं, एक तो लिंग का गुण है और एक साक्षरता का गुण। तो दूसरा ऑप्शन नंबर 2 बहुगुणी वर्गीकरण इसका राइट आंसर होगा। नंबर नेक्स्ट, किसी श्रेणी के अंतर्गत वर्ग की ऊपरी सीमा यानी L2 और वर्ग की और अगले वर्ग की निम्न सीमा यानी L1 एक समान हो। तो मैंने आपको बताया था इसमें सतत श्रेणी में दो प्रकार की स्थितियां, जैसे 0 से 10 हो, 10 से 20 हो, 20 से 30 हो, और एक आपकी हो 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29। इस प्रकार से दो कंडीशन के क्वेश्चन अलग अलग हों तो इसको कौन सी
श्रेणी कहेंगे? किस श्रेणी के अंतर्गत वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निम्न सीमा एक समान होती है? तो दो आपको बताई थी, एक तो अपवर्जी श्रेणी, एक तो अपवर्जी श्रेणी और एक आपकी होती है समावेशी श्रेणी। तो दोस्तों अपर में और लोअर में डिफरेंस ना हो तो वो क्या होती है? अपवर्जी श्रेणी होती है, और डिफरेंस हो तो उसको क्या बोलते हैं? समावेशी श्रेणी। बिल्कुल सही है अनीसा, आपका जवाब राइट है, अपवर्जी श्रेणी होती है ये। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, जब समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक विशेषताओं, अब देखो तथ्य दो प्रकार के होते हैं, सांख्यिकी में तथ्य कितने बताए थे? 2। एक तो होता है वर्णात्मक, एक तो होता है वर्णात्मक, और वर्णात्मक जो तथ्य होता है उसको ज्ञात करने की जो रीति है वो है गुणात्मक रीति, गुणात्मक रीति, और एक है संख्यात्मक या अंकात्मक। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है इसका, जब समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक विशेषताओं या गुणों के आधार पर किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो कालक्रमात्मक, ये तो समय के अनुसार होती है, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? ये तो होगा समय के अनुसार। भौगोलिक वर्गीकरण तो ये होता है किसी स्थान विशेष के अनुसार, और एक होता है गुणात्मक, तो ये मैंने यहां पर लिख ही दिया है, वर्णात्मक को गुणात्मक भी बोलते हैं, और एक है मात्रात्मक, ये अलग है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जब समंकों का वर्गीकरण केवल वर्णात्मक आधार पर किया जाए तो वर्णात्मक तो एक तथ्य है, उन तथ्यों में गुण की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण क्या कहलाता है? गुणात्मक वर्गीकरण कहलाता है। अनीसा आप सही हैं, इसका जवाब भी आपका सही है। टू बी नेक्स्ट, किसी अंतराल की वर्ग सीमाओं की बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो बीच की दूरी को कहते हैं मिड वैल्यू। बीच की दूरी, मिड वैल्यू तो होता है मध्यमान, मध्यमान। और जैसे 0 से 10 है, 10 से 20 है, तो इन दोनों के बीच की दूरी, इसकी दूरी 10 है, इसकी दूरी 10 है, तो इस 10 की दूरी को क्या बोलते हैं? इस 10 की दूरी को बोलते हैं दो पदों के मध्य अंतर या वर्गांतर, या वर्गांतर। सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, आपका भी सही है भीमाराम, बिल्कुल। नंबर नेक्स्ट, व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत, तो पहली बात आपको हर एक चीज क्लिक होनी चाहिए, व्यक्तिगत श्रेणी कहते किसे हैं? ऐसी समंक श्रेणी जिसमें प्रत्येक समंक का जो मान है वो इंडिविजुअल दिया जाता है, वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। जैसे किसी कक्षा के 5 छात्रों के, किसी कक्षा के 5 छात्रों के प्राप्तांक, 5 छात्रों के प्राप्तांक 2, 5, 9, 6 और 3 है। तो 2, 5, 9, 6, 3 है, इसका मतलब ये पांचों अलग अलग जो स्टूडेंट हैं उनके इंडिविजुअल अंक दिए गए हैं, वो व्यक्तिगत श्रेणी होती है। व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत प्रत्येक पद की आवृत्ति को लिखा जाता है, हर आवृत्ति को अलग अलग लिखा जाता है। जैसे ये पहला छात्र, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये जो अंक है मार्क से रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे हो सकता है 1 नंबर छात्र के 2 अंक आए, 2 नंबर के भी 2 आए, तो ये राम, घनश्याम, सीमा, रीता ऐसे नाम हो, तो इसका आंसर आपका सिंपल है। आवर्ती को भी इसमें कैसे लिखा जाता है? अलग अलग लिखा जाता है। और इस क्वेश्चन के जवाब में प्रियंका मीणा आप गलत हैं और बाकी आप सब लोग सही है, ए ऑप्शन सही है, बी नहीं होगा मीणा जी। बिल्कुल विजेंद्र आप भी सही हो। आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण समंकों को उनकी मापन समान विशेषताओं के आधार पर क्रम समूहों के क्रमबद्ध व विभिन्न भागों में अलग अलग करने की क्रिया है। वर्गीकरण की यह परिभाषा किसकी दी गई है? तो ये तो एक फैक्चुअल क्वेश्चन है और मैंने नोट्स में ये कुछ एक परिभाषा लिखी भी है। तो कॉर्नर की परिभाषा नहीं है, ये होरेस सैक्रिप्ट
सैक्रिस्ट है ये, होरेस सैक्रिस्ट की परिभाषा है ऑप्शन नंबर बी। राकेश कुमार, इसका जवाब आप रूपाली 2, रूपाली आप सही हैं, राकेश आप गलत हैं, स्मृति थर्ड होगा आपका भी गलत है बेटा, बी ऑप्शन सही है, होरेस सैक्रिस्ट। और मैं फिर से आपको बता दूं, जो भी परिभाषा होती है ये किस विद्वान की है, इसमें कोई समझाने की बात नहीं होती। कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को सॉर्ट आउट करने के लिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझाने के बाद पर्टिकुलर किसी विद्वान ने उस बारे में कौन कौन से अल्फाज यूज किए उसके बारे में एक ही तरीका है, बार बार उसको पढ़िएगा। रितु आप भी सही हैं। आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन 13, वस्तुओं के उचित व सही वर्गीकरण द्वारा संभव क्या हो सकता है। तो वर्गीकरण क्यों करते हैं, वर्गीकरण जो डाटाज होते हैं उनको इजी बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए किया जाता है। तो पहला है बहुमूल्य श्रम की बचत, बिल्कुल इजी हो जाता है, तो टाइम भी बचता है, लेबर भी बचता है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। व्यक्तिगत श्रेणी के प्रत्येक अंतर्गत प्रत्येक पद की आवृत्ति को लिखा जाता है। उपरोक्त दोनों नहीं बराबर नहीं लिखते, स्मृति अलग अलग रखते हैं, इंडिविजुअल। अरे व्यक्तिगत का मतलब क्या है, इंडिविजुअल, तो अलग अलग लिखेंगे, बराबर कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल यही सही है। नंबर नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही है, जितनों ने भी दिया है, मोतीलाल, भीमाराम, बिल्कुल विजेंद्र, आप सब सही हैं। नंबर नेक्स्ट, आंकड़ों के संग्रह के पश्चात अगला चरण क्या होता है। तो वर्गीकरण होता है। आंकड़ों के संग्रहण के पश्चात अगला चरण क्या होता है। तो सबसे पहले तथ्यों को डाटाज में कन्वर्ट करना, डाटाज कलेक्ट करना यानी संग्रहित करना, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करना, उसके बाद टेबुलेशन करना, तो उन्हें निर्देशित करना, उनका समायोजन करना, उन्हें संगठित कर वर्गीकृत रूप में प्रस्तुत करना, बिल्कुल सही बात है। अगला स्टेप होता है कलेक्शन के बाद में क्लासिफिकेशन। 3 नंबर ऑप्शन सही है। भरत, विजेंद्र, आप सब लोग सही हो। और ये एक सूचनार्थ, देखिए आप लोग अभी 23 तारीख से लेकर आज तक, अभी जब मैं क्लास में आया तो आपकी संख्या अप्रोक्सीमेट 1500 के आसपास है। तो अगर आपको ये लगता है कि संगणक की आयोजित होने वाली एग्जाम में हम इस मंच से पूरा संकल्प परिवार आपके सिलेक्शन में योगदान दे सकता है, सही दिशा में तैयारी करवा रहे हैं, तो आप सूचनार्थ इस चीज को माने। और पहले भी आपको बताया था कि जो भी सांख्यिकी और अर्थशास्त्र और कंप्लीट संगणक का अध्ययन सटीक तरीके से कम समय में शॉर्ट एंड स्वीट और गुणवत्ता की दृष्टि से बेस्ट करना चाहें, तो संकल्प परिवार आपके अध्ययन में मदद करने के लिए तैयार है। उससे संबंधित ये सूचना है। जैसा कि आप जानते हैं 23 तारीख से ये कोर्स शुरू हो चुका है और इसकी टिल डेट जो हमने मानी है वो अगस्त लास्ट वीक यानी रक्षाबंधन से पहले पहले ये पूरा कोर्स जो चल रहा है, टॉपिक वाइज, टॉपिक के इंडिविजुअल क्वेश्चंस, इंडिविजुअल उसके नोट पेपर, ये सारे आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। और फीस इसकी मामूली है, न के बराबर है। आज के इस भौतिक और आर्थिक युग में 699 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, एक छोटा सा अमाउंट है। तो आप जुड़ सकते हैं। आप अपने जो करीबी दोस्त हैं, जो तैयारी करते हैं और सिलेक्शन को लेकर सीरियस हैं, उनको बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत ही उबाऊ कार्य व थका देने वाला कार्य होता है, यानी हम कब ऐसा महसूस करेंगे कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो ना तो सुव्यवस्थित हो रहा है, ना क्रमागत हो रहा है, ना बेस्ट हो रहा है, और जो रिजल्ट है वो भी भ्रम पैदा करने वाले हैं। तो पहला ऑप्शन है अवर्गीकृत विशाल आंकड़ों से सूचना प्राप्त करना। वर्गीकृत आंकड़ों से, तो ये तो गलत हो जाएगा। वर्गीकरण कर देंगे तो आसानी हो जाएगी, तो ये तो गलत है। आंकड़ों को उचित समूह में रखना, तो ये भी वर्गीकरण का ही रूप है। उपरोक्त सभी हो नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपका क्षेत्र बहुत बड़ा है, जैसे पूरे हिंदुस्तान की आबादी, तो हिंदुस्तान अथाह है, बहुत बड़ा क्षेत्र है और हिंदुस्तान में कई प्रांत हैं,
इंडिविजुअल, कई शहर हैं, कई जिले हैं, तो उस बहुत बड़े क्षेत्रफल के जो जनगणना के डाटाज हैं उनको हमने अगर क्लासिफाइड नहीं किया तो उनसे प्राप्त होने वाली सूचना भ्रम पैदा करने वाली होगी। ये सिंपल क्वेश्चन था, आप सभी का सही है। रूपाली, आपको छोड़कर आपने इसका जवाब बताया ए, तो आपका संकेत यहां पर गलत है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। नंबर नेक्स्ट, वर्गीकरण किया क्यों जाता है? तो सांख्य के समंकों को इजी बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए वर्गीकरण और सारणीयन किया जाता है। तो समंकों को स्थिरता प्रदान करने के लिए, समंकों के विशाल समूह को संक्षिप्त रूप प्रदान करने के लिए, समंकों का परस्पर अपवर्जी बनाने के लिए, समंकों का लोचशीलता बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा समंकों के विशाल समूह को छोटा रूप देने के लिए हम क्या करते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं। भरत, ए ऑप्शन गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, 1, 3, 4 तीनों ही गलत उत्तर है। और इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का होगा ऑप्शन नंबर 2। रितु, आप सही हो, आपका रूपाली आप भी सही हैं, सिंपल क्वेश्चन था। टू बी नेक्स्ट, संकलित समंकों को, संकलित यानी हमने तथ्यों को समंकों में बदल दिया, बदलने के बाद में उनको हमने प्राप्त कर लिया और प्राथमिक और द्वितीयक समंकों की अलग अलग रीतियां भी आपको पढ़ाई है। हमारे पास डाटा आ गए को उचित विभिन्न विशेषताओं के आधार पर किस प्रकार बांटा जा सकता है, किस प्रकार बांटा जा सकता है? तो वर्गीकरण को या डाटाज को वर्गीकृत करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो वर्गों में भी बांटा जाता है, उपवर्गों में भी बांटा जाता है, अलग अलग ग्रुप में भी बांटा जाता है। सिंपल क्वेश्चन था, समानार्थी से शब्द हैं और नहीं पढ़ा हुआ बालक भी इसका आईक्यू टेस्ट के आधार पर सही उत्तर कर सकता है। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर 4, चौथा ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक श्रेष्ठ विद्यार्थी अपनी पुस्तकों का वर्गीकरण कैसे करता है? अपनी पुस्तकों का वर्गीकरण कैसे करता है? आप स्टूडेंट हैं, आप भी प्लानिंग बनाते होंगे और अच्छे से आप इसको समझ गए होंगे। लेखक के आधार पर तो मार्केट में अध्ययन सामग्री बहुत से राइटर्स की होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सा ऑथेंटिक राइटर और कौन सा ऑथेंटिक प्रकाशन है, ये आप देखोगे। तो ये तो सही जवाब नहीं होगा, ये तो सही जवाब है। आगे भी पढ़ लेते हैं। प्रकाशन वर्ष के आधार पर, तो जाहिर सी बात है आपका जो स्टडी मैटर है वो पुराना भी नहीं होना चाहिए। और विषय के आधार पर बिल्कुल आप जिस लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपका जो क्षेत्र है उसके अकॉर्डिंग ही आप तैयारी करोगे। तो जाहिर सी बात है जो आपके काम की चीज नहीं है उसको क्यों खरीद कर पढ़ोगे। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। सिंपल क्वेश्चन था। रितु, स्मृति, राकेश, आप सभी इस मामले में सही हैं। अच्छा लगा जवाब सुनकर। टू बी नेक्स्ट, वर्गीकरण क्यों किया जाता है? वर्गीकरण, अच्छा, ऑप्शन के आधार पर वर्गीकरण के रूप, वर्गीकरण के प्रकार। तो कालानुक्रमित वर्गीकरण, आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे टाइम सीरीज, काल श्रेणी। तो काल श्रेणी का मतलब होता है समय के अकॉर्डिंग और डाटाज को कन्वर्ट करना। जैसे 1991 में उत्पादन, 1992 में उत्पादन, तो समय के अनुसार वर्गीकरण, ये तो वर्गीकरण का रूप है। स्थानीय वर्गीकरण तो किसी क्षेत्र विशेष के लिए, जैसे राजस्थान की आबादी, यूपी की आबादी, ऐसा भी होता है। गुणात्मक होता ही है, मात्रात्मक होता ही है। तो इसके राइट आंसर के रूप में अगर जाने तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। और जिस ऑप्शन में भी ये है वो ऑप्शन आपका होगा सही, ऑप्शन नंबर 3। बिल्कुल रितु, आप सही हैं। प्रियंका, अगर आपका जवाब मोतीलाल के साथ 19 का अगर 4 है तो आप गलत हैं, इनमें से कोई नहीं। भाई गुणात्मक वर्गीकरण तो होता ही है, मात्रात्मक होता ही है, समय के आधार पे होता ही है, स्थान के आधार पे होता ही, तो सारे वर्गीकरण होते हैं। नंबर नेक्स्ट, एक श्रेष्ठ व विश्वसनीय निष्कर्ष वाले वर्गीकरण की विशेषता क्या होती है? एक श्रेष्ठ और विश्वसनीय निष्कर्ष वाले वर्गीकरण की विशेषता क्या होती है? व्यापकता होती है, लोचशीलता होती है, सजातीयता होती है और उपरोक्त सभी। तो ये भी सामान्य और सिंपल प्रश्न था। इसका भी राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4।
ऑप्शन नंबर 4 भरत गुजर, आपने 2 नंबर ऑप्शन कैसे बताया 20 का, अगर आपने 20 का बताया है तो। और आगे बढ़ते हुए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ऊंचाई, भार, आय, छात्रों के प्राप्तांक। तो दोस्तों ऊंचाई को, भार को, आय को, छात्रों के प्राप्तांकों को, इनको हम किस में प्रेजेंट करते हैं? इनको हम संख्या में प्रेजेंट करते हैं। तो संख्या में प्रेजेंटेशन क्या होगा? संख्यात्मक या अंकात्मक, संख्यात्मक या अंकात्मक, संख्यात्मक या अंकात्मक। आदि विशेषताओं की प्रकृति क्या होती है? गुणात्मक नहीं होती, मात्रात्मक। तो मात्रात्मक, संख्यात्मक या अंकात्मक एक ही बात होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जैसे एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वैवाहिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, तो वैवाहिक स्थिति, रोजगार की स्थिति, रोजगार की स्थिति इत्यादि इत्यादि, इन सभी तथ्यों को सांख्यिकी में, इन सभी तथ्यों को सांख्यिकी में जिस रीति के द्वारा जाना जाता है वो होता है गुणात्मक वर्गीकरण। और ये जो टाइटल दे रखे हैं इनको मानते हैं मात्रात्मक, संख्यात्मक या अंकात्मक। बी ऑप्शन आपका सही है 21 नंबर क्वेश्चन का। अनीसा, रूपाली, आप सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यदि किसी वर्ग की निचली सीमा यानी L1 66 हो, L1 बराबर 66, और ऊपरी सीमा यानी L2 बराबर 70 हो, तो उसका मिड वैल्यू क्या होगा? बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये तो। वैसे भी आप देख सकते हैं 4 का अंतर है, तो इसमें 2 घटा दो और इसमें 2 जोड़ दो, या मिड वैल्यू का जो प्रॉपर प्रोसेस है वो क्या है? L1 प्लस L2 अपॉन 2, सो देन मिड वैल्यू इज इक्वल टू 66 एड टू 70 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 136 अपॉन 2 इज इक्वल टू 68। तो 68 जो भी है इसका राइट आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन था। बिल्कुल अनीसा, आप सब लोग सही हैं। राकेश भी सही है, कृष्णा भी सही है, स्मृति बिल्कुल सही है, आप भी। किसी देश की जनसंख्या विवाहित तथा अविवाहित। अब देखो विवाहित और अविवाहित ये कौन सा कथन है? ये कौन सा तथ्य है? वर्णात्मक तथ्य है। ये कौन सा है? जैसे वैवाहिक स्थिति, तो वैवाहिक स्थिति को सांख्यिकी की भाषा में कौन सा तथ्य बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे वर्णात्मक तथ्य। और वर्णात्मक तथ्य में गुण की उपस्थिति तो विवाहित, गुण की अनुपस्थिति तो अविवाहित। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गुणात्मक वर्गीकरण। क्या होगा? गुणात्मक वर्गीकरण। यानी ये स्टेटमेंट जो है, और इस स्टेटमेंट के आधार पर गुण की उपस्थिति क्या होगी? विवाहित, और अनुपस्थिति क्या होगी? अविवाहित। तो गुणात्मक वर्गीकरण है। आप सब लोग इसका जवाब भी सही दिए हो। और यहां तक अपने जो क्वेश्चन थे 23 क्वेश्चन तक, तो एक ही पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम था समंकों का वर्गीकरण, उस एक पर्टिकुलर टॉपिक विशेष के मैक्सिमम मेरी नजरों में जितने क्वेश्चन थे, या अधीनस्थ बोर्ड या और निकायों ने जितने क्वेश्चन पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चन इस पेपर में शामिल करते हुए 23 क्वेश्चन एक टॉपिक के थे। और जैसा कि आपको इंट्रोड्यूस करवाया था, अब हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम, मांग का नियम। और दोस्तों ये मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैंने मांग का नियम 6 घंटे में आपको पढ़ाया है, जबकि टॉपिक है 2 घंटे का। तो मैंने अतिरिक्त टाइम आपको इसलिए दिया ताकि आपकी कोई भी क्वेरी, कोई भी प्रॉब्लम समझने और समझाने को लेकर ना रहे। तो मैं चाहूंगा मांग के नियम को पढ़ाने के बाद इसका जवाब आपके प्रति उत्तर में गलत ना हो। किसी भी क्वेश्चन का हर एक बारीकी को अच्छे से समझाया है। अच्छी बात है। कृष्ण आप बोल रहे हैं, कृष्णा माहेश्वरी आप बोल रहे हैं 20 सही हुए हैं।
तो अगर 23 में से अगर आप 23 में से 20 सही करते हैं तो इसका मतलब माइनस मार्किंग को भी देखें तो आप 19 क्वेश्चन सही कर चुके हो। अच्छी बात है सर। क्वेश्चन 11 में स्टूडेंट्स का सेम मार्क्स भी तो हो सकता है, तो सेम मार्क्स होता है तो बार बार लिखो। जैसे आप ये बोल रहे हैं अगर राम, अरुण, सीमा, मयंक इनके नंबर लिखे हुए हैं तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। मयंक के अंक आए हैं 4, राम के अंक आए हैं 9, अरुण के भी 4, सीमा के 5, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल ही तो है, इनके मार्क्स इंडिविजुअल है। ओके 22 सही है। रूपाली आपका ये गलत कौन सा हो गया बेटा? अच्छी बात है। अगर 23 में से आप 22 क्वेश्चन सही कर रहे हो, कोई 20 कर रहा है, तो मैं मान सकता हूं एक संतोषजनक स्थिति है। और यह भी माना जा सकता है कि आप सिलेक्शन के दायरे के नजदीक बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा ही संकल्प परिवार आपसे अपेक्षा करता है। बने रहिएगा। अच्छा लगा सुन के। और अब हम बात करते हैं मांग का नियम। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का मांग का नियम के टॉपिक का, मांग का नियम उपयोगिता की माप के कौन से दृष्टिकोण पर आधारित है? तो दोस्तों आपके सिलेबस में उपयोगिता विश्लेषण सिलेबस में नहीं लिख रखा है, मांग विश्लेषण लिख रखा है। लेकिन उपयोगिता विश्लेषण को क्या बोलते हैं? परंपरागत मांग विश्लेषण बोलते हैं। मांग विश्लेषण बोलते हैं। इसलिए ये पूरा टॉपिक मैंने 1.5 से 2 घंटे में आपसे शेयर किया था। और इसका अब देखिए, मांग का नियम आपके सिलेबस में उपयोगिता नहीं है, तो ये क्वेश्चन क्यों पूछा जा सकता है? तो मांग के नियम की उपयोगिता की माप की कौन सी दृष्टिकोण पर यह मांग का नियम आधारित है? तो गणनावाचक दृष्टिकोण दिया था प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल ने। और गणनावाचक दृष्टिकोण में एल्फ्रेड मार्शल ने उपयोगिता को क्या माना है? उपयोगिता को मापनीय माना है। यानी ये मानते हैं कि उपयोगिता की गणना की जा सकती है। और अप्रत्यक्ष आधार इन्होंने लिया था मुद्रा को। और क्रमवाचक दृष्टिकोण का जनक या प्रस्तुत करने का श्रेय है J.R. हिक्स को। और इन्होंने उपयोगिता को क्या माना है? इन्होंने उपयोगिता को माना है तुलनीय। उपयोगिता को क्या माना है? उपयोगिता तुलनीय, यानी उपयोगिता की हम तुलना कर सकते हैं। और आपके जो 2 नियम है, मांग का नियम और मांग की लोच का नियम, मांग का नियम और मांग की लोच का नियम, मांग का नियम और मांग की लोच, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। मांग की लोच ये किस अप्रोच पर आधारित है? ये है गणनावाचक। तो कुल मिलाकर आप ये मानिए, मांग का नियम और मांग की लोच के नियम में यह चीज मानी जाती है कि हम किसी वस्तु की उपयोगिता को माप सकते हैं और उसकी माप का अप्रत्यक्ष आधार होता है मुद्रा। राइट आंसर है रूपाली आपका। टू बी नेक्स्ट। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा शक्ति है। मांग एक प्रभावपूर्ण इच्छा शक्ति है। यह परिभाषा मांग के नियम की मांग की किसने दी थी? तो इसका सही जवाब है प्रोफेसर पेंसन। प्रोफेसर पेंसन ने ये परिभाषा दी थी। बिल्कुल सही बात है। आप कमेंट्स पर बने रहें, अपना प्रत्युत्तर देना जारी रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मांग फलन कितनी डिग्री का समरूप मांग फलन होता है? तो मांग फलन क्या होता है? मांग फलन एक तकनीकी संबंध होता है जो कि किसी वस्तु की मांग मात्रा और उसको प्रभावित करने वाले अन्य समस्त कारकों के मध्य पाए जाने वाले निर्भरता परक संबंध की व्याख्या करता है। और यहां पर ये सारे जो चर होते हैं, इसके लिए मैंने आपको बताया था स्वतंत्र चर। और ये मांग जो होती है ये होती है आश्रित चर। ये क्या होती है? आश्रित चर, यानी कौन किस पर निर्भर करता है। तो वस्तु की मांग तो निर्भर करती है और इन तमाम कारकों पर निर्भर करती है। तो एक मांग फलन कितनी डिग्री का समरूप मांग फलन होता है? तो इसका जवाब है 0।
अब देखिए यहां पर समरूप का क्या मतलब है, समरूप का मतलब है एक रूपता, एक अनुपात। तो इसका अर्थ क्या है, इसके अर्थ से रिलेटेड भी मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है, ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। मांग को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों में, मांग को प्रभावित करने वाले समस्त कारकों में किसी एक ही अनुपात में परिवर्तन कर दिया जाए, चाहे तो डबल कर दिया जाए, चाहे आधा कर दिया जाए, चाहे चौगुना, चाहे चौथाया, तो फलस्वरूप इसके उस वस्तु की मांग अपरिवर्तित रहेगी। फॉर एग्जाम्पल दो कारकों के आधार पर यह चीज मान सकते हैं। जब वस्तु की कीमत 5 रुपया प्रति इकाई थी, उस समय आपकी आय 25,000 रुपए थी, तो आप इस वस्तु की मांग करते थे 10 इकाई। अब इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम को 25,000 से 50,000 डबल कर दिया जाए और इसको भी 5 रुपए से 10 रुपया कर दिया जाए, तो अब भी आप इस वस्तु की मांग में कोई चेंज नहीं करोगे, मांग आपकी होगी 10। तो अच्छा क्वेश्चन था, इसका सही जवाब होगा अपरिवर्तित रहेगी, सेम रहेगी, पहले जितनी रहेगी। नेक्स्ट, गिफिन वस्तु। देखिए ये गिफिन वस्तु का क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं, ऐसी वस्तुएं जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता, जिनमें मांग का नियम लागू नहीं होता। तो गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो मांग का नियम लागू नहीं होता, मतलब मांग का नियम लागू नहीं होता, ढाल शून्य कैसे होगा भाई। देखो अर्थशास्त्र की भाषा में इसको तो बोलते हैं अनंत ढाल, इसको तो बोलते हैं अनंत ढाल, और वाई एक्स के समानांतर होती है उसको बोलते हैं शून्य ढाल। और गिफिन वस्तुओं में मांग का नियम लागू नहीं होगा, तो मांग का नियम लागू नहीं होगा यानी कीमत घटने पर मांग भी घटेगी और कीमत बढ़ने पर मांग भी बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में ये जो मांग वक्र बनेगा, ये बनेगा ऊपर की ओर चढ़ता हुआ। तो इसका सही जवाब है धनात्मक, यानी अगर ये बढ़ रही है, कीमत बढ़ रही है तो मांग भी बढ़ रही है, और कीमत घट रही है तो मांग भी घट रही है, उल्टा कीमत घट रही है तो मांग भी घट रही है, ऐसे। तो धनात्मक ढाल का होगा बी ऑप्शन सही है। रूपाली प्रियंका आप गलत हैं, कृष्णा आप सही हैं। सामान्यतया एक मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, तो सामान्यतया मतलब सामान्य वस्तु के संदर्भ में, तो मैंने एक लाइन लिखाई थी, अर्थशास्त्र के सिद्धांत और नियम सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में, विवेकशील उपभोक्ताओं के संदर्भ में और सामान्य स्थितियों में लागू होते हैं। और अभी जब आप मांग की लॉज पढ़ेंगे तो उसमें वस्तुओं का वर्गीकरण भी पढ़ेंगे। तो जनरली मांग वक्र का ढाल कैसा होता है, ऋणात्मक, और आकृति कैसी होती है, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई। ये तो आकृति होती है और ढाल क्या होता है, ऋणात्मक। ए ऑप्शन सही है, आपका जवाब लगभग सबका सही है। अनीसा भरत आपका जवाब सही है। तो एक तो होता है मांग वक्र की आकृति और एक है मांग वक्र का ढाल। तो आकृति तो क्या होती है, आकृति तो होती है इस प्रकार से, लेफ्ट से राइट और ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई। और ढाल क्या होता है, ऋणात्मक। तो दाएं से बाएं, तो लेफ्ट से ऊपर की ओर चढ़ता हुआ, ये तो गलत हो गया, और बाएं से दाएं यानी लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई आकृति का होता है। क्षैतिज आकृति किसको बोलते हैं, क्षैतिज आकृति बोलते हैं इसको, एक्स अक्ष के समानांतर। और इसका ढाल क्या होता है, इसका ढाल होता है अनंत। और लंबवत आकृति किसको बोलते हैं, इसको, और इसका ढाल क्या होता है, शून्य। तो आकृति और ढाल, गणित की भाषा में ढाल का मतलब होता है लंब बटे आधार। तो इस हिसाब से ऋतु आपका जवाब ए गलत है बेटा, भरत गलत है। दाएं से बाएं कहां है भाई, लेफ्ट से राइट, दाएं से बाएं, बी ऑप्शन सही है। राकेश आप सही हैं, भरत आप सही हैं, जिन्होंने ए दिया है वो गलत है। मांग के नियम में आंतरिक चर कौन होता है, तो देखिए
dx is a function of px py m t n। मांग को प्रभावित करने वाले सारे कारक होते हैं और कोई भी सिद्धांत निर्भर करता है मान्यताओं पर, और इसमें मांग के नियम में प्रभावित करने वाले तमाम कारकों को क्या बोलते हैं? तमाम कारकों को बोलते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, और स्वतंत्र चर दो प्रकार के होते हैं, दो का योग होता है। एक तो आंतरिक स्वतंत्र चर और प्लस बाह्य स्वतंत्र चर। आंतरिक चर वे होते हैं जिनके बिना मांग वो नियम पढ़ा ही नहीं जा सकता, और मांग का नियम किन दो में संबंध की व्याख्या करता है? कीमत में और मांग मात्रा में। तो कीमत के बिना मांग का नियम नहीं पढ़ा जा सकता, इसलिए आंतरिक चर का जो मीनिंग है, वे चर जिनके बिना वो सिद्धांत या पर्टिकुलर कोई सिद्धांत पढ़ा नहीं जा सकता, उसको आंतरिक चर बोलते हैं। तो मांग का नियम कीमत की जानकारी के बिना नहीं पढ़ा जा सकता, और बाह्य चर वे चर होते हैं जिनके बिना वो सिद्धांत पढ़ा तो जा सकता है, लेकिन अगर इन चरों में परिवर्तन आ जाए तो वो नियम भी भंग हो जाता है। तो आय गलत बात है, बाह्य चर है। आय कौन सा है? बाह्य चर है। पसंद क्या है? बाह्य चर है। वस्तु की कीमत क्या है? आंतरिक चर है। वस्तु की कीमत क्या है? आंतरिक। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वस्तु की कीमत। और ये समय भी क्या है? बाह्य चर है। अच्छा प्रश्न था, स्तरीय प्रश्न था, बिल्कुल। लक्ष्मण कुमार, लक्ष्मण आज आप फर्स्ट टाइम देख रहा हूं मैं आपको, शायद आज नए जुड़े हैं आप, और ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है तो ऐसा मैं विश्वास करता हूं मेरे तजुर्बे के आधार पर, अगर ये क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आपके सही हो गए तो आप हजारों की संख्या से आगे निकल जाओगे, और इस लेवल से ही हमें तैयारी करनी है। वस्तु की कीमत में कमी होने पर उस वस्तु की, ये हूबहू सेकंड ग्रेड में भी क्वेश्चन आया था, वस्तु की कीमत में कमी। तो देखो मांग का नियम क्या बोल रहा है? मांग का नियम बोल रहा है वस्तु की कीमत में और उस वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध होता है, और ऋणात्मक संबंध कब होगा? जब कीमत घटे तो मांग क्या हो? बढ़े। मांग क्या हो? बढ़े। लेकिन मांग बढ़े या मांग मात्रा, क्योंकि आप उपभोक्ता का व्यवहार का अध्ययन कर रहे हैं और हर उपभोक्ता का व्यवहार अलग अलग होता है, इसलिए आप अगर किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के कारण उस वस्तु की मांग में परिवर्तन कर रहे हो तो आप मांग में परिवर्तन नहीं कर सकते, मांग की मात्रा में परिवर्तन कर सकते हो। तो इसका जवाब है मांग घटेगी। घटना तो धनात्मक हो गया, गलत बात है। मांग मात्रा घट गई, ये तो दोनों गलत हो गए। मांग नहीं बढ़ेगी, मांग मात्रा बढ़ेगी, क्योंकि मांग का नियम प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन को बताता है। प्राइस और क्वांटिटी में रिलेशन को बताता है। ऑप्शन नंबर 4 आप सभी का सही है। रितु, अनीसा, राकेश, कृष्णा, रूपाली, जिन्होंने भी दिया है, आप सब लोग सही हो। टू बी नेक्स्ट, एक मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल का होने का कारण क्या है? तो देखो, एक मांग वक्र का ऋणात्मक ढाल का होने का कारण भी मान सकते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर, ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई आकृति होने का भी मान सकते हैं, या मांग के नियम के लागू होने का कारण भी मान सकते हैं। तो आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता, ये क्वेश्चन एग्जाम में मैंने बहुत बार देखा है, खास तौर पर सेकंड ग्रेड जैसे एग्जाम में, एएसओ का एग्जाम लगा था, तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। और केवल एक क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको 35 मिनट दिए थे, तो आप सभी का सही है। प्रियंका, भरत आपने गलत क्यों किया भाई? इसका 3 कैसे बताया? तीनों ही कारण होते हैं, घटती सीमांत उपयोगिता, आय प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, 3 ही तो रीजन बताए थे। अनीसा, आप, बाकी आप सब लोग सही हो, और जिन्होंने 3 बताया है वो गलत है। राकेश वगैरह आप सब लोग सही हो। नेक्स्ट, कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप मांग में परिवर्तन क्या कहलाती है, जबकि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य समस्त कारक स्थिर रहे? बढ़िया प्रश्न था, और ये क्वेश्चन है मांग में परिवर्तन का। तो दोस्तों, एक फिर से बोल रहा हूं, रिवीजन भी हो जाएगा।
dx is a function of px py mt n। अब देखो मांग का नियम किन किन में संबंध बताता है, इन दोनों में। मांग का नियम किन किन में संबंध बता रहा है, इन दोनों में। तो अन्य बातें स्थिर रहें, अन्य बातें तो क्या हो, स्थिर रहें, और कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, कीमत में परिवर्तन से मांग में परिवर्तन होता है, तो उसको तो बोलते हैं विस्तार या संकुचन। उसको तो क्या बोलते हैं, विस्तार या संकुचन। और अगर ये स्थिर रहे और इनमें से किसी एक में परिवर्तन के कारण और इसमें परिवर्तन आ जाए तो इसको बोलते हैं दोस्तों कमी और वृद्धि, या वृद्धि या कमी। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। और कल ये टॉपिक जब मैंने आपको पूरा पढ़ाया था तो मैंने बताया था 8 प्रकार के इसके प्रश्न हैं, और उनमें से एक रूप कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी इसका और इसका रिलेशन दे रखा है, जबकि ये सारे क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका सही जवाब होगा मांग में विस्तार और संकुचन, यहां पे मैंने लिख भी दिया है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट। बिल्कुल आप सबने सही जवाब दिया है। रितु, भरत, राकेश, अनीसा, थैंक यू। नेक्स्ट, मांग वक्रों का अंतरण क्या कहलाता है, मांग वक्रों का अंतरण। तो मांग वक्र क्या होता है, ये मांग वक्र है, ये मांग वक्र है, यानी इस मांग वक्र पर dd पर ये इसका साम्य बिंदु, ये कीमत, ये मात्रा। अंतरण का मतलब मांग वक्र आगे भी जा सकता है, मांग वक्र पीछे भी जा सकता है। तो अंतरण का मतलब अगर मांग वक्र आगे चला गया तो संयोग बिंदु बन गया E1 और क्वांटिटी बन गई Q1 और प्राइस सेम रही। और अंतरण अगर पीछे की ओर हो गया तो ये हो गया D1 और ये हो गया D2 और नया संयोग बिंदु बन गया E2 और क्वांटिटी बन गई Q2। तो यहां से यहां तक अंतरण हुआ तो क्वांटिटी बढ़ी, यहां से अंतरण हुआ तो क्वांटिटी घटी। तो इसको क्या बोलेंगे, तो देखिए जब वस्तु की कीमत स्थिर रहे और अन्य किसी कारक में बदलाव के कारण मांग में परिवर्तन आए तो उसको बोलते हैं मांग में कमी या वृद्धि। तो ये तो कहलाएगी कमी और ये कहलाएगी वृद्धि। विस्तार और संकुचन इसको नहीं कहेंगे। बिल्कुल भरत आपने जवाब गलत दिया है मेरे भाई। अनीसा, रितु, बाकी आप सब सही हैं। रूपाली, नेक्स्ट। और अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो इस चीज को कल बहुत विस्तार से मैंने पूरा 1.5 घंटे पढ़ाया था, फिर से आप अपने नोटबुक में देखकर समझिएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बताने का आपके लिए जिम्मेदार हूं। और ये वो ही आपकी सूचना के लिए कि अगर आपको हमसे जुड़ना है, आपको ये लगता है कि हम आपके सिलेक्शन में सफल योगदान देने का एक सफल प्रयास आयोजित कर चुके हैं, तो आप हमसे जुड़ें और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट, एक मांग वक्र पर साम्य बिंदु कितने होते हैं, एक मांग बिंदु पर साम्य बिंदुओं का अंतरण क्या कहलाता है। तो दोस्तों यहां पर मांग, पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या थे, मांग वक्रों का अंतरण था। यहां पर मांग वक्र तो एक ही है और मांग वक्र के साम्य बिंदु अलग अलग है। जैसे पहला साम्य बिंदु था E, तो E पर इतनी कीमत, इतनी मांग मात्रा। और बिंदुओं का अंतरण का मतलब कीमत घटी और मांग बढ़ी, तो कीमत घटी और मांग बढ़ी। साम्य बिंदु हो गया E1 और कीमत बढ़ी तो मांग घटी, साम्य बिंदु का हो गया अंतरण। तो एक ही मांग वक्र पर बिंदुओं का शिफ्ट होना क्या कहलाता है। तो जाहिर सी बात है मांग में परिवर्तन किस कारण हो रहा है, कीमत में परिवर्तन के कारण। और कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं, विस्तार और संकुचन। तो इसका भी सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर 1। तो देखिए मांग में परिवर्तन के जो दो रूप हैं, विस्तार और संकुचन, कमी और वृद्धि, उसके कुल मिलाकर 8 प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस सीरीज में मैंने उन 8 में से 4 प्रकार के प्रश्न शामिल किए हैं। बिल्कुल विजेंद्र, रितु, आप सब लोग सही हैं। नंबर नेक्स्ट, तो मैं मान सकता हूं कि यह कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया था कल। नंबर नेक्स्ट, वस्तु की कीमत में
के ज्यादा सही वर्ड है। वस्तु की कीमत के स्थिर रहने पर वस्तु की मांग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो वस्तु की कीमत तो है स्थिर, उसी से रिलेटेड बात है, और अन्य किसी कारक जैसे आपकी आय बढ़ गई तो भले कीमत स्थिर रहे, आपकी आय बढ़ गई तो मांग बढ़ेगी, और उसको बोलेंगे मैं मांग में कमी और वृद्धि। और विस्तार और संकुचन कैसे होता है अभी आपको बताया। कीमत में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन विस्तार और संकुचन कहलाता है, और कीमत के स्थिर रहने पर अन्य किसी कारण से मांग में परिवर्तन हो जाए तो मांग में कमी और वृद्धि कहलाती है। बिल्कुल रूपाली, आप सही हैं। लक्ष्मण वगैरह जिन्होंने भी 3 नंबर ऑप्शन बताया है वो आप सब लोग सही हैं। एक मांग वक्र पर कीमत के और मांग मात्रा के कितने संयोग होते हैं? तो दोस्तों, जब मांग के नियम में मांग वक्र की आकृति स्थापित करते समय हम डायग्राम बनाते हैं तो एक्स एक्सिस पर कीमत और वाई एक्स पर क्वांटिटी लेते हैं। तो कीमत और मांग मात्रा का संयोग, तो ये भी संयोग बिंदु है, ये भी संयोग बिंदु है, ये भी है, ये भी है। तो ऐसे कितने संयोग होते हैं? कितने संयोग होते हैं? तो आप याद रखना, अर्थशास्त्र का कोई डायग्रामेटिकली पोर्शन हो और उनमें कॉम्बिनेशन की संख्या आज पूछे तो सभी का हर स्थिति में राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनंत। संयोग बिंदु अनंत होते हैं, कोई एक आध नहीं होता, इन्फिनेटिव होते हैं, अनंत। बिल्कुल आप सही हैं इस मामले में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित के संबंध में मांग के नियम का अपवाद नहीं होता। मांग के नियम का अपवाद नहीं होता, यानी मांग का नियम लागू होता है। अपवाद नहीं होता मतलब मांग का नियम लागू होता है। तो गिफिन वस्तुओं में तो मांग का नियम लागू नहीं होता, और इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि मांग का नियम या कोई भी नियम विवेकशील उपभोक्ता के संदर्भ में, सामान्य परिस्थितियों में और सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में अध्ययन करता है। विशिष्ट वस्तु के लिए भी मांग का नियम फेल हो जाएगा। और अगर आप जैसे कई व्यक्तियों को आपने देखा होगा, हाँ भाई इतनी चीज, इतनी ये चीज इतनी क्वांटिटी में दे दे, वो भाव-ताव नहीं पूछते हैं। तो ऐसी स्थिति में ऊंची कीमत पर भी वो डिमांड ज्यादा कर देते हैं। तो खरीदारों की अज्ञानता भी इसका कारण है, और गिफिन वस्तु भी कारण है अपवाद का, विशिष्ट भी है। तो सामान्य वस्तुओं के संदर्भ में मांग का नियम लागू होता है, यानी अपवाद नहीं है। बी ऑप्शन सही है। और कमेंट्स बॉक्स पे मैं देख रहा हूं, रूपाली, भरत, अनीसा आदि का नाम आप सब लोग सही हैं। बस कुछ एक प्रश्न और बचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग का नियम कहता है कि, यानी मांग के नियम का मीनिंग पूछा है तो सिंपल है, कीमत और मांग मात्रा में विरोधाभासी संबंध होता है, उल्टा होता है। तो कीमत तथा मांग के मध्य सीधा तो नहीं होता, कीमत तथा मांग के मध्य सदैव विपरीत, यही राइट आंसर है। मांग तथा इच्छा के मध्य सदैव, इच्छा अपर्याप्त है और भी है तो ये भी गलत है। मांग तथा कीमत के मध्य सदैव कोई संबंध नहीं होता, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सभी सही है, इसका जवाब भी आपका राइट है। फर्नीचर के लिए मांग क्या है? ये अप्लाइड क्वेश्चन है, जो चीज आपने समझी है उसको व्यवहारिक जीवन में अप्लाइड करते हुए क्वेश्चन है। फर्नीचर की मांग, एक बात बताओ, क्या हम फर्नीचर रोज खरीदते हैं? एक बार फर्नीचर खरीद लिया तो वो लंबे समय तक हमारे लिए काम देता है। तो एक तो होती है नाशवान वस्तु और एक होती है टिकाऊ वस्तु। टिकाऊ वस्तु का मतलब जिसका उपभोग हम कई बार 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 करते हैं। तो फर्नीचर उपभोक्ता खरीदता है, उपभोक्ता मांग तो है ही, और स्थायी मांग भी है क्योंकि बार बार नहीं खरीदते। उत्पादक की मांग नहीं है, उत्पादक तो सेल करता है, बिक्री करता है इसकी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4। प्रियंका मीणा सही जवाब है आपका। रितु, अगर इसका जवाब आपने 2 नंबर बताया तो बेटा आप गलत हो। फर्नीचर के लिए मांग, तो उपभोक्ता फर्नीचर की मांग करता है, विक्रेता उसको बेचता है। तो बेचता है मतलब पूर्ति हो गई। अगर यहाँ पे अल्फाज लिखा जाता उत्पादक की पूर्ति, तब तो ये सही बात होती, लेकिन यहाँ पे मांग लिखा हुआ है इसलिए गलत बात है। उपभोक्ता मांग करता ही है, और उपभोक्ता ऐसी वस्तुओं की स्थायी तौर पर मांग करता है, यानी यदा गदा खरीदता है। बिल्कुल सही है, 4 नंबर ऑप्शन इज द राइट।
मांग के नियम का अपवाद है, मांग के नियम का अपवाद है, तो ये तो मैंने बहुत तरीके से आपको बताया था। मांग के नियम का एक ही सच्चा अपवाद सार्वभौमिक रूप से माना जाता है, और वो है गिफिन का विरोधाभास। विरोधाभास का मतलब कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा घटनी चाहिए, लेकिन गिफिन वस्तुओं में विरोधाभास होता है, कीमत बढ़ने पर मांग मात्रा भी बढ़ती है और कीमत घटने पर मांग मात्रा भी घटती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, आगे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे मुद्रास्फीति, उसमें भी आप पढ़ेंगे। जब मुद्रा की पूर्ति में कमी होती है तब वस्तुओं की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़िया प्रश्न है, इसको समझिए। देखिए, मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाएगी, तो देखिए मुद्रा की ही बात नहीं है, किसी भी वस्तु की पूर्ति घटती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है। किसी भी वस्तु की पूर्ति घटती है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती है, और अगर पूर्ति बढ़ती है तो इंपॉर्टेंस घटती है। जैसे अगर आपके पास एक महीने पहनने के लिए 5 शर्ट हैं, तो एक शर्ट की वैल्यू आपके लिए कितनी है? 20%। आपके पास शर्ट हो गए 10, तो एक शर्ट की वैल्यू है 10%। तो पूर्ति बढ़ती है तो वैल्यू गिरती है। तो मुद्रा की पूर्ति कम होगी तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, यानी पैसा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और जिसकी पूर्ति कम होने से उसकी मूल्य बढ़ जाती है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मुद्रा के त्याग में कठिनाई, यानी पैसा आपके पास कम हो गया तो पैसे की इंपॉर्टेंस बढ़ी, तो पैसे को अब आप इजी गोइंग में नहीं छोड़ सकते, तो इससे क्या होगा? आप मांग कम करेंगे, मांग में क्या होगी? कमी होगी। और आपने मांग कम कर दी और पूर्तिकर्ता के पास पूर्ति ज्यादा है, तो वो माल सल्टाना चाहेगा, बेचना चाहेगा, और बेचने के लिए उसे उपभोक्ताओं को लालच देना पड़ेगा। और उपभोक्ताओं का लालच क्या है? उपभोक्ताओं का लालच है कीमत स्तर का घटना। कीमत स्तर का घटना। कीमत स्तर में आएगी कमी। तो देखो, मुद्रा की पूर्ति में कमी आई, तो मार्केट में वस्तुओं और सेवाओं के भाव में भी क्या आएगी? कमी आएगी। 1 नंबर ऑप्शन आपने भरत बताया है, ये गलत है। जब आप मुद्रास्फीति पढ़ेंगे तो इसको वापस समझेंगे। यहां पर हाल फिलहाल इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, और ढंग से इसको समझ लो, प्रैक्टिकल और सीधी सीधी बातें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग में निम्नलिखित तत्व होने चाहिए, तो इच्छा भी होनी चाहिए, आवश्यकता भी होनी चाहिए, मात्रा भी, उपरोक्त सही, सभी इसका सही जवाब है। सिंपल क्वेश्चन है। वस्तु विशेष को प्राप्त करने की इच्छा शक्ति, वस्तु विशेष को प्राप्त करने की पर्याप्त मात्रा में आय रूपी संसाधनों की उपलब्धता, नंबर नेक्स्ट, संसाधनों को त्यागने की क्षमता, निश्चित कीमत, निश्चित मात्रा, निश्चित समय बिंदु, ये सही जवाब है सभी। नेक्स्ट, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों को कौन से होते हैं? तो मेन तत्व 3 ही होते हैं, वस्तुओं की कीमत और उपभोक्ता की आय। तो वस्तु की उपयोगिता प्रमुख तत्व नहीं होती, वस्तु की उपयोगिता, आय का स्तर, वस्तु की कीमत, उपरोक्त सभी, बिल्कुल सही बात है, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांग वक्र बाएं से दाएं ऊपर की तरफ चढ़ सकता है। मांग वक्र बाएं से
बाएं से दाएं यानी धनात्मक ढाल चढ़ता हुआ, ये डायरेक्शन बता रखी है और इसको बोलते हैं धनात्मक वस्तु, धनात्मक ढाल। तो ऐसा कब हो सकता है? वस्तु खराब हो, प्रदर्शन प्रभाव बिल्कुल, परिकल्पना हाइपोथेसिस, पूर्व मान्यताओं के आधार पर रिजल्ट तक पहुंचना परिकल्पना कहलाती है। तो उपरोक्त सभी यानी हवाई फायर, सपनों के पुलाव। तो 4 नंबर ऑप्शन अनीसा, सोनू आप सबका सही है। रूपाली, रितु नंबर नेक्स्ट। और शायद ये आज की इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ऐसी वस्तुएं जो एक के स्थान पर दूसरी को आसानी से उपयोग में लाई जा सके उनको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूट। जैसे लक्स भी साबुन है, हमाम भी साबुन है। लक्स की कीमत बढ़ गई तो लक्स की मांग घट जाएगी और हमाम की मांग बढ़ जाएगी। वो भी साबुन है, ये भी साबुन है। तो ऐसी स्थितियों में वस्तुओं को क्या बोलते हैं? स्थानापन्न वस्तुएं। यस, ये लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप सभी को थैंक यू। आप लगभग आज तक 3 टेस्ट पेपर हुए हैं समीक्षा के रूप में और 3 ही टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। और आप विश्वास करके चलिएगा, अगस्त महीने की लास्ट डेट से पहले जो अपना प्रारूप चल रहा है उसका फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस आपको बता दिया जाएगा, समझा दिया जाएगा, पढ़ा दिया जाएगा। आपकी ड्यूटी खाली इतना है कि मेरे कहने से केवल 14 अक्टूबर तक आप अपना जो टाइम है उसको प्रोडक्टिव नेचर में कन्वर्ट करते रहिएगा। मेहनत का दामन पकड़ के रखिएगा, फालतू समय को जाया नहीं करें। और ऐसा आपने अगर किया, नियमितता, रोज पढ़ा, कम पढ़ा, ठोस पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता संगणक या इस तैयारी के आधार पर अन्य जो एग्जाम आप देंगे उनमें असफलता आपको मिले। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ओपी जग्गू का पूरे संकल्प परिवार की सशक्त टीम की ओर से आप सभी स्टूडेंट्स को आगामी संगणक की एग्जाम में सिलेक्शन की अग्रिम शुभकामना देते हुए थैंक यू। आज का दिन आपके लिए मुबारक। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहें, आबाद रहें, ऐसी इस मन से कामना करते हुए हैव ए नाइस डे। थैंक यू। और अभी जस्ट 7:30 बजे क्लास शुरू होगी टॉपिक की, पहले सांख्य की और उसके बाद में इकोनॉमिक्स। तो आज थोड़ा लंबा चलेगा, 15 मिनट का मैं भी रेस्ट चाहता हूँ। थैंक यू।